इमरजेंस ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि सूचना का उदय, यानी कि सूचना का उदय किस प्रकार से हुआ, उस पर हम लोग अपनी बातचीत करेंगे। इमरजेंस ऑफ कम्युनिकेशन अध्ययन की सुविधा के अनुसार इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। यानी कि इमरजेंस ऑफ कम्युनिकेशन को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग जिसे प्राय प्री इंफॉर्मेशन एज कहते हैं, जिसे प्राय प्री इंफॉर्मेशन एज कहते हैं। प्री इंफॉर्मेशन एज से आशय है कि जब सूचनाएं, यानी कि उस समय संचार कौशल और सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करने के लिए प्रौद्योगिकी का विकास नहीं हुआ था, तो उसे हम प्राय, यानी कि जब टेक्नोलॉजी का विकास नहीं हुआ था तो उसे हम प्राय प्री इंफॉर्मेशन एज के नाम से जानते हैं। दूसरा है पोस्ट इंफॉर्मेशन, जब टेक्नोलॉजी का विकास हो गया और अन्य अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से सूचनाएं त्वरित रूप से स्थानांतरित होने लगी, उसे प्राय पोस्ट इंफॉर्मेशन एज के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले हम लोग प्री इंफॉर्मेशन एज के बारे में, यानी कि सूचना पूर्व युग के बारे में कुछ बेसिक या बुनियादी प्रश्न को जानेंगे। सूचना पूर्व युग, यानी कि जिसे प्री इंफॉर्मेशन एज कह रहे हैं, उसके पहले देखा जाए तो जब हम सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते थे तो उसमें प्रौद्योगिकी, यानी कि उस समय टेक्नोलॉजी का विकास न था, यानी कि उस समय देखा जाए तो टेक्नोलॉजी का विकास न होने के कारण सूचनाएं मुख्य रूप से मौखिक रूप से पत्र के माध्यम से, प्रिंट के माध्यम से सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में काफ़ी ज़्यादा समय लेता था। यानी कि ज्ञान का हस्तांतरण का जो भी पारंपरिक संसाधन था वह विशेष रूप से देखा जाए तो आज जिस प्रकार से हम सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पे कुछ ही सेकेंड में भेज देते हैं, लेकिन इस प्रकार की सुविधा न उत्पन्न थी, जिसके वजह से सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में कईयों वर्ष, महीनों का समय लग जाता था। अब हम बात करेंगे पोस्ट इंफॉर्मेशन एज। जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ वैसे ही देखा जाए तो टेक्नोलॉजी की विकास का क्रम जारी रहा, जिसके परिणाम स्वरूप सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक त्वरित रूप से हम कम समय में ही भेजना शुरू कर दिए। उसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, उस पर हम लोग अपनी बात करेंगे। यानी कि जब भी प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा है या टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है तो सूचनाओं को हम कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से स्थानांतरित कर देते हैं। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं रहे, जैसे अब सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना है तो उसे डिजिटल उपकरण के माध्यम से, और यहाँ तक कि यूजर जनरेटेड कंटेक्स्ट, यानी कि अब यूजर भी जो उपभोक्ता है वह भी संदेश की उत्पत्ति कर सकते हैं। इस प्रकार से जो भी डाटा है उसका वैश्वीकरण पे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के दौरान अब सहज रूप में सबके साथ, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक सूचनाओं को भेजा जाता है, और यह व्यक्तित्व एवं अनुकूलन अपने सुविधा के अनुसार सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि अपने सुविधा के अनुसार अब सूचनाओं को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक कम समय में ही भेजा जा सकता है। अब बात करेंगे कि मीडिया एज या इमरजेंस ऑफ मास मीडिया। मास मीडिया के उदय का विकास क्रम के बारे में हम बात करेंगे। अध्ययन के सुविधा के अनुसार मास मीडिया के जो भी उदय एवं विकास के क्रम है उसको
कई भागों में विभाजित किया गया है, जिन्हें अक्सर पहला, दूसरा, तीसरा, उत्तर आधुनिकता, आधुनिकता इत्यादि नामों से हम लोग जानते हैं। इसमें हम लोग मुख्य रूप से देखें तो 5 प्रकार के मीडिया को विभाजित करके उस पे हम लोग अपनी बातचीत करेंगे। सबसे पहले देख रहे हैं कि फर्स्ट मीडिया एज, यानी कि प्रथम मीडिया युग के बारे में। फर्स्ट मीडिया एज, प्रथम युग के बारे में, जिसे प्रायः द प्रिंट एज के नाम से भी जाना जाता है। इसका विकास क्रम 15वीं से 20वीं शताब्दी के आसपास में हुआ। उस समय देखा जाए 1940 ईस्वी में, 1940 ईस्वी के दशक में जोहान्स गुटन वर्ग के दौरान प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ। और इसके साथ साथ जब प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ तो प्रिंट मीडिया का भी उदय हुआ और इसका बोलबाला शुरू हो गया। प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से प्रायः सूचनाओं को रैखिक क्रम में प्रसारित किया जाता और प्रिंटिंग प्रेस के आने से बड़े मात्रा में छापे खाने का विकास हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों को जागरूक करने का भी इस युग में लोगों को जागरूक करने का भी तौर तरीका शुरू हो गया। यही मुख्य वजह है कि यूरोप में 14वीं शताब्दी में नव जागरण या पुनर्जागरण जिसे कहते हैं, उसकी सुगबुगाहट शुरुआत हो चुकी थी और कुछ ही समय में पूरे यूरोप में नव जागरण अपने चरमोत्कर्ष शिखर पे पहुंच पाया। इसका श्रेय के रूप में देखा जाए तो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार होना ही पुनर्जागरण की जो शुरुआती बिंदु है उसको एक नई दिशा और आयाम तक लेके पहुंची। सेकेंड मीडिया एज, जिसे प्रायः दी ब्रॉडकास्ट एज के नाम से भी जानते हैं। सेकेंड एज, जिसे प्रायः प्रसारण का युग के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार की मीडिया का उदय 20वीं शताब्दी के दशक में या 20वीं शताब्दी के आखिरी दशक में हुआ। सन 1920 ईस्वी में रेडियो का आविष्कार हुआ और इसके साथ साथ 1950 के दशक तक, यानी कि 1950 के दशक तक आते आते टेलीविजन का आविष्कार हुआ। इस एज में देखा जाए, यानी कि द्वितीयक, जिसे सेकेंड मास ऑफ मीडिया के नाम से जाने, इस समय में जो भी सूचनाएं थी उसको प्रसारित किया जाता। प्रायः जो भी दर्शक थे उन सूचनाओं को देखते थे, लेकिन जो प्रसारण करने की व्यवस्था थी वह देखा जाए तो केंद्रीकृत, यानी कि कुछ लोगों के दौरान नियंत्रित की गई थी। इसे सेकेंड एज मीडिया के नाम से भी जानते हैं। थर्ड मीडिया एज, जिसे प्रायः डिजिटल एज के नाम से भी जानते हैं, यह 20वीं शताब्दी के बाद इस प्रकार के मीडिया का विकास हुआ और इसमें देखा जाए इंटरनेट और डिजिटल टेक्नोलॉजी, यानी कि तीसरे वर्ग की मीडिया में इंटरनेट और डिजिटल टेक्नोलॉजी का बोलबाला शुरू हो गया, जिसके माध्यम से इंटरनेट और डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रायः अनेक वेबसाइटों के माध्यम से लोगों को जानकारियां साझा करने लगी और अब जो भी उपभोक्ता थे वह भी अब अपनी बात को, यानी कि जो भी उपभोक्ता थे वह भी अपनी बात को इंटरनेट के माध्यम से अब वह जनरेटर के काम करना शुरू कर दिए। और इस युग की सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि जो मीडिया इसके पहले केंद्रीकृत थी, अब वह धीरे धीरे लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया के अग्रसर होना शुरू कर दी। चौथे एज की, जिसे फोर्थ मास मीडिया कह रहे हैं, यह 21वीं सदी का मीडिया है, यानी कि यह 21वीं सदी का मीडिया। इस मीडिया के माध्यम से अब उपभोक्ता भी
जैसे हम देख रहे हैं कि यूट्यूब पे या कहीं पे हम जो उपभोक्ता थे, अब वह भी अपने समझ के माध्यम से, वह अपने विवेक कौशल के माध्यम से उत्पादक का काम करना शुरू कर दिए। अब उपभोक्ता और उत्पादक में कोई फर्क नहीं रहा और इस एज में मीडिया और लोकतांत्रिक हो गई। पांचवें युग की मीडिया, जिसे प्रायः डिजिटल युग के नाम से भी जानते हैं, इस युग के माध्यम से देखा जाए तो हम इसके पहले जो चौथे एज में थे, जहाँ पे उत्पादक और उपभोक्ता में किसी भी प्रकार का कोई अंतर न था, लेकिन जैसे ही हम पांचवें युग की मीडिया में प्रवेश कर रहे हैं तो वहाँ पे हम देख रहे हैं कि अब ऐसे सॉफ्टवेयर का विकास हुआ जो अब उत्पादक और उपभोक्ता, यानी कि वह अपनी सोच एवं समझ के माध्यम से कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसे हम कह रहे हैं, एआई का आविष्कार हुआ। वर्चुअल यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता और बीआर जैसी तकनीकी का विकास हुआ और अनुभवों के माध्यम से, भौतिक अनुभवों के माध्यम से मीडिया का बढ़ता एकीकरण व्यक्तिगत और इंसानों को ध्यान में रखकर यह अपने को परिवर्तन एवं लक्षित करना शुरू कर दिया। यह पांचवें युग की मीडिया की प्रमुख विशेषताओं में से प्रमुख विशेषता के रूप में जानी जाती है।